अमीर बनने के लाखों तरीके हैं और ऐसा कैसे करें इस पर ढेर सारी किताबें हैं। लेकिन अमीर बने रहने का केवल एक ही तरीका है, मितव्ययिता और व्यामोह का कुछ संयोजन। और यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम पर्याप्त चर्चा नहीं करते हैं। आइए दो निवेशकों के बारे में एक त्वरित कहानी से शुरुआत करें, जिनमें से कोई भी दूसरे को नहीं जानता था, लेकिन जिनके रास्ते लगभग एक सदी पहले दिलचस्प तरीके से आए थे। जेसी लिवरमोर अपने समय के सबसे महान शेयर बाजार व्यापारी थे। 1877 में जन्मे, वह एक पेशेवर व्यापारी बन गए, इससे पहले कि ज्यादातर लोग जानते थे कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। 30 वर्ष की आयु तक मुद्रास्फीति समायोजित उसकी संपत्ति $100 मिलियन के बराबर थी। 1929 तक जेसी लिवरमोर पहले से ही दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशकों में से एक थे। उस वर्ष शेयर बाजार में गिरावट के कारण महामंदी की शुरुआत हुई, जिसने इतिहास में उनकी विरासत को मजबूत किया। अक्टूबर 1929 के सप्ताह में शेयर बाजार का 1/3 से अधिक मूल्य खत्म हो गया था, जिसके दिनों को बाद में ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे और ब्लैक थर्सडे नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डोरोथी को सबसे बुरी आशंका तब हुई जब उसका पति 29 अक्टूबर को घर लौटा। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें थीं। पूरे न्यूयॉर्क में फैल रहा है। उसने और उसके बच्चों ने आंसुओं के साथ दरवाजे पर जेसी का स्वागत किया, जबकि उसकी मां इतनी व्याकुल थी कि वह चिल्लाते हुए दूसरे कमरे में छिप गई। जीवनी लेखक टॉम रूबिथॉन के अनुसार जेसी कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो गई और फिर उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने अपने परिवार को खबर दी। प्रतिभा और भाग्य के एक झटके में वह बाजार में पिछड़ गए। सट्टेबाजी के शेयरों में गिरावट आएगी। तुम्हारा मतलब है कि हम बर्बाद नहीं हुए हैं? डोरोथी ने पूछा। जेसी ने कहा, नहीं प्रिय, मेरा अब तक का सबसे अच्छा कारोबारी दिन रहा है। हम बेहद अमीर हैं और जो चाहे कर सकते हैं। डोरोथी दौड़कर अपनी मां के पास गई और उसे चुप रहने को कहा। एक दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से अधिक की कमाई की। शेयर बाजार के इतिहास के सबसे खराब महीनों में से एक के दौरान वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। जैसे ही लिवरमोर के परिवार ने अपनी अथाह सफलता का जश्न मनाया, एक और व्यक्ति हताशा में न्यूयॉर्क की सड़कों पर भटकता रहा। अब्राहम जर्मनस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने 1920 के दशक के दौरान बहुत संपत्ति बनाई। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में उछाल आया, उन्होंने वही किया जो 1920 के दशक के अंत में लगभग हर दूसरे सफल न्यूयॉर्कर ने किया, बढ़ते शेयर बाजार पर भारी दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें 2 पैराग्राफ में एक दुखद अंत का चित्रण किया गया था। 225 ब्रॉडवे के वकील बर्नार्ड एच. सैंडलर से कल सुबह माउंट वर्नोन की श्रीमती अब्राहम जर्मनस्की ने अपने पति को खोजने में मदद करने के लिए कहा था। गुरुवार सुबह से लापता जर्मनस्की, जो 50 वर्ष का है और पूर्व की ओर रियल एस्टेट ऑपरेटर है, के बारे में सैंडलर ने कहा था कि उसने शेयरों में भारी निवेश किया है। सैंडलर ने कहा कि उन्हें श्रीमती जर्मनस्की ने बताया था कि एक दोस्त ने उनके पति को गुरुवार देर रात वॉल स्ट्रीट पर स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उसके मुखबिर के अनुसार उसका पति ब्रॉडवे की ओर चलते समय टिकट टेप की एक पट्टी को टुकड़ों में फाड़ रहा था और फुटपाथ पर बिखेर रहा था। और जहां तक हम जानते हैं, वह अब्राहम जर्मनस्की का अंत था। यहां हमारे पास एक विरोधाभास है। अक्टूबर 1929 की दुर्घटना ने जेसी लिवरमोर को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। इसने अब्राहम जर्मनस्की को बर्बाद कर दिया, शायद उसकी जान ले ली। लेकिन तेजी से आगे बढ़ते हुए 4 साल और कहानियां फिर से सामने आती हैं। 1929 में अपनी हार के बाद लिवरमोर ने आत्मविश्वास से भरपूर होकर बड़े से बड़े दांव लगाए। कर्ज की मात्रा बढ़ने के कारण वह अपने सिर से बहुत ऊपर तक डूब गया और अंततः शेयर बाजार में अपना सब कुछ खो बैठा। वह टूट गए और शर्मिंदा हो गए। 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा था, 1100 पार्क एवेन्यू के शेयर बाजार संचालक जेसी लिवरमोर लापता हैं और उन्हें कल दोपहर 3 बजे के बाद से नहीं देखा गया है। वह लौट आया, लेकिन उसका रास्ता तय हो चुका था। अंततः लिवरमोर ने अपनी जान ले ली। समय अलग था, लेकिन जर्मनस्की और लिवरमोर ने एक चरित्र विशेषता साझा की। वे दोनों अमीर बनने में बहुत अच्छे थे और अमीर बने रहने में भी उतने ही बुरे थे। भले ही अमीर एक ऐसा शब्द नहीं है जिसे आप अपने लिए लागू करेंगे, उस अवलोकन के सबक सभी आय स्तरों पर सभी पर लागू होते हैं। पैसा पाना एक बात है, इसे रखना दूसरी बात है। यदि मुझे धन की सफलता को एक शब्द में संक्षेपित करना हो तो वह होगा अस्तित्व। जैसा कि हम अध्याय 6 में देखेंगे, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने में सफल 40% कंपनियां समय के साथ प्रभावी रूप से अपना पूरा मूल्य खो देती हैं।
फोर्ब्स 400 की सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में प्रति दशक औसतन लगभग 20% टर्नओवर उन कारणों से होता है जिनका परिवार के किसी अन्य सदस्य की मृत्यु या धन हस्तांतरण से कोई लेना देना नहीं है। पूंजीवाद कठिन है, लेकिन ऐसा होने का एक कारण यह है कि पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना दो अलग अलग कौशल हैं। पैसा पाने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और खुद को वहां से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, लेकिन पैसा रखने के लिए जोखिम लेने के विपरीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता है और डर है कि जो आपने बनाया है वह उतनी ही तेजी से आपसे छीन लिया जा सकता है। इसके लिए मितव्ययिता और यह स्वीकारोक्ति आवश्यक है कि आपने जो कुछ किया है उसमें से कम कुछ भाग्य के कारण है, इसलिए पिछली सफलता को दोहराने पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अनिश्चित काल तक। सिकोया कैपिटल के अरबपति प्रमुख माइकल मोरित्ज से चार्ली रोज ने पूछा कि सिकोया इतना सफल क्यों है। मोरित्ज ने दीर्घायु का उल्लेख किया, ये देखते हुए कि कुछ वीसी कंपनियां 5 या 10 वर्षों के लिए सफल होती हैं, लेकिन सिकोया 4 दशकों तक समृद्ध रही है। रोज ने पूछा कि ऐसा क्यों था। मोरित्ज, मुझे लगता है कि हम हमेशा व्यवसाय से बाहर जाने से डरते रहे हैं। गुलाब, वाकई, तो ये डर है। क्या केवल पागल ही जीवित रहता है? मोरित्ज, इसमें काफी सच्चाई है। हम मानते हैं कि कल जैसा नहीं होगा। हम अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं कर सकते। हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम यह नहीं मान सकते कि कल की सफलता कल के सौभाग्य में बदल जाती है। यहां फिर से अस्तित्व, विकास या दिमाग या अंतर्दृष्टि नहीं, लंबे समय तक बने रहने की क्षमता, बिना मिटाई या हार मानने के लिए मजबूर किए, सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। यह आपकी रणनीति की आधारशिला होनी चाहिए, चाहे वह निवेश में हो या आपके करियर में या आपके स्वामित्व वाले व्यवसाय में। 2 कारण हैं कि जीवित रहने की मानसिकता पैसे के मामले में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। एक तो स्पष्ट है, कुछ लाभ इतने महान होते हैं कि वे स्वयं को खत्म करने लायक होते हैं। दूसरा, जैसा कि हमने अध्याय 4 में देखा, इसका प्रति सहज ज्ञान युक्त गणित है। समझौता, कंपाउंडिंग केवल तभी काम करती है जब आप किसी संपत्ति को बढ़ने के लिए कई साल दे सकते हैं। यह ओक के पेड़ लगाने जैसा है। विकास का 1 वर्ष कभी भी अधिक प्रगति नहीं दिखाएगा। 10 वर्ष सार्थक अंतर ला सकते हैं और 50 वर्ष बिल्कुल असाधारण कुछ पैदा कर सकते हैं। लेकिन उस असाधारण वृद्धि को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उन सभी अप्रत्याशित उतार चढ़ावों से बचे रहने की आवश्यकता होती है जो हर कोई समय के साथ अनिवार्य रूप से अनुभव करता है। हम ये पता लगाने में वर्षों लगा सकते हैं कि बफे ने अपना निवेश रिटर्न कैसे हासिल किया, उन्हें सबसे अच्छी कंपनियां, सबसे सस्ते स्टॉक, सबसे अच्छे प्रबंधक कैसे मिले। यह मुश्किल है, कम कठिन, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह इंगित करना है कि उसने क्या नहीं किया। वह कर्ज के बोझ में नहीं डूबा। जिन 14 मंदी से वह गुजरा, उस दौरान वह घबराया नहीं और बिकवाली नहीं की। उन्होंने अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं किया। उन्होंने खुद को एक रणनीति, एक विश्व दृष्टिकोण या एक प्रचलित प्रवृत्ति से नहीं जोड़ा। वह दूसरों के पैसे पर भरोसा नहीं करते थे। सार्वजनिक कंपनी के माध्यम से निवेश का प्रबंधन करने का मतलब था कि निवेशक अपनी पूंजी नहीं निकाल सकते थे। उन्होंने खुद को बर्बाद नहीं किया और न ही नौकरी छोड़ी और न ही संन्यास लिया। वह बच गया। उत्तरजीविता ने उन्हें दीर्घायु प्रदान की और दीर्घायु निवेश 10 साल की उम्र से कम 89 साल की उम्र तक लगातार, जिसने कंपाउंडिंग को अद्भुत बना दिया है। उसकी सफलता का वर्णन करते समय वह एक बिंदु ही सबसे अधिक मायने रखता है। आपको ये समझाने के लिए कि मेरा मतलब क्या है, आपको रिक गुएरिन की कहानी सुननी होगी। आपने संभवतः वॉरेन बफे और चार्ली की निवेश जोड़ी के बारे में सुना होगा। मुंगेर, लेकिन 40 साल पहले समूह का एक तीसरा सदस्य रिक गुएरिन था। वॉरेन, चार्ली और रिक ने एक साथ निवेश किया और व्यवसाय प्रबंधकों का एक साथ साक्षात्कार लिया। फिर रिक एक तरह से गायब हो गया, कम से कम बफे और मुंगर की सफलता के सापेक्ष। निवेशक मोहनीश पब्राय ने एक बार बफे से पूछा कि रिक को क्या हुआ। मोहनीश ने याद किया। वॉरेन ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा से जानते थे कि हम अविश्वसनीय रूप से अमीर बन जाएंगे। हमें अमीर बनने की कोई जल्दी नहीं थी, हमें पता था कि ऐसा होगा। रिक भी हमारी तरह ही होशियार था, लेकिन वह जल्दी में था। हुआ यह था कि 1973-1974 की मंदी में रिक पर मार्जिन ऋण का बोझ पड़ गया था और उन 2 वर्षों में शेयर बाजार लगभग 70% नीचे चला गया, इसलिए उन्हें मार्जिन कॉल मिलने लगी। उन्होंने अपना बर्कशायर स्टॉक वॉरेन को बेच दिया। वॉरेन ने वास्तव में कहा, मैंने रिक का बर्कशायर स्टॉक खरीदा $40 प्रति पीस से कम कीमत पर। रिक को बेचने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उस पर दबाव डाला गया था। चार्ली, वॉरेन और रिक अमीर बनने में समान रूप से कुशल थे, लेकिन
वॉरेन और चार्ली के पास अमीर बने रहने का अतिरिक्त कौशल था, जो समय के साथ वह कौशल है जो सबसे अधिक मायने रखता है। नसीम तालेब ने इसे इस तरह से कहा, एक बढ़त रखना और जीवित रहना दो हैं अलग अलग चीजें, पहले के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। आपको बर्बादी से बचने की जरूरत है, हर कीमत पर। जीवित रहने की मानसिकता को वास्तविक दुनिया में लागू करने से तीन चीजों की सराहना होती है। एक, मैं बड़े रिटर्न की चाहत से ज्यादा आर्थिक रूप से अटूट होना चाहता हूं। और अगर मैं अटूट हूं तो मैं वास्तव में सोचता हूं कि मुझे सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं कंपाउंडिंग के लिए काफी देर तक टिकने में सक्षम हो जाऊंगा। यह आश्चर्यजनक रूप से कारगर है। तेजी के बाजार के दौरान कोई भी नकदी रखना नहीं चाहता। वे ऐसी संपत्ति चाहते हैं जो बहुत अधिक हो। आप तेजी के बाजार के दौरान नकदी रखने में रूढ़िवादी दिखते हैं और महसूस करते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अच्छी चीजें न रखने पर आप कितना रिटर्न दे रहे हैं। मान लें कि नकद पर प्रति वर्ष 1% का रिटर्न मिलता है और स्टॉक पर 10% का रिटर्न मिलता है। वह 9% का अंतर आपको हर दिन कचोटेगा। लेकिन अगर वह नकदी आपको मंदी के बाजार के दौरान अपने स्टॉक बेचने से रोकती है, तो उस नकदी पर अर्जित वास्तविक रिटर्न प्रति वर्ष 1% नहीं है, यह उसके कई गुना हो सकता है, क्योंकि एक हताश गलत समय पर स्टॉक बिक्री को रोकना दर्जनों बड़े विजेताओं को चुनने की तुलना में आपके जीवनकाल के रिटर्न के लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। कंपाउंडिंग बड़े रिटर्न कमाने पर निर्भर नहीं करती है। लंबे समय तक निर्बाध रूप से बनाए रखने वाले केवल अच्छे रिटर्न विशेष रूप से अराजकता और तबाही के समय में हमेशा जीतेंगे। 2. योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के अनुसार न चलने वाली योजना पर योजना बनाना है। क्या कह रहा है? आप योजना बनाते हैं, भगवान हंसते हैं। वित्तीय और निवेश योजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपको बताते हैं कि आपके वर्तमान कार्य उचित दायरे में हैं या नहीं। लेकिन किसी भी प्रकार की कुछ ही योजनाएं वास्तविक दुनिया के साथ अपनी पहली मुठभेड़ में टिक पाती हैं। यदि आप अगले 20 वर्षों में अपनी आय, बचत दर और बाजार रिटर्न का अनुमान लगा रहे हैं, तो पिछले 20 वर्षों में हुई सभी बड़ी चीजों के बारे में सोचें, जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 11 सितंबर, आवास में तेजी और मंदी जिसके कारण लगभग 10 मिलियन अमेरिकियों ने अपने घर खो दिए। एक वित्तीय संकट जिसके कारण लगभग 9 मिलियन लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी। स्टॉक बाजार में एक रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई, और एक कोरोना वायरस जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जैसा कि मैं ये लिख रहा हूं। कोई योजना तभी उपयोगी होती है जब वह वास्तविकता से बच सके। और भरा हुआ भविष्य अज्ञात हर किसी की वास्तविकता है। एक अच्छी योजना ये दिखावा नहीं करती कि यह सच नहीं था, यह इसे स्वीकार करता है और त्रुटि की गुंजाइश पर जोर देता है। किसी योजना को सच करने के लिए आपको उसके विशिष्ट तत्वों की जितनी अधिक आवश्यकता होती है, आपका वित्तीय जीवन उतना ही अधिक नाजुक हो जाता है। यदि आपकी बचत दर में त्रुटि की पर्याप्त गुंजाइश है तो आप कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा यदि बाजार अगले 30 वर्षों में 8% प्रति वर्ष का रिटर्न देता है, लेकिन यदि ये केवल 4% प्रति वर्ष का रिटर्न देता है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपकी योजना उतनी ही अधिक मूल्यवान हो जाती है। कई दांव विफल हो जाते हैं इसलिए नहीं कि वे गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उस स्थिति में अधिकतर सही थे जहां चीजों का बिल्कुल सही होना आवश्यक था। गलती की गुंजाइश, जिसे अक्सर सुरक्षा का मार्जिन कहा जाता है, वित्त में सबसे कम सराहना की जाने वाली ताकतों में से एक है। ये कई रूपों में आता है, एक मितव्ययी बजट, लचीली सोच और एक ढीली समयरेखा, कुछ भी जो आपको कई प्रकार के परिणामों के साथ खुशी से जीने की सुविधा देता है। ये रूढ़िवादी होने से अलग है। रूढ़िवादी जोखिम के एक निश्चित स्तर से बच रहा है। सुरक्षा का मार्जिन आपके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाकर जोखिम के एक निश्चित स्तर पर सफलता की संभावना को बढ़ा रहा है। इसका जादू यह है कि जितना ऊंचा आपकी सुरक्षा का मार्जिन, अनुकूल परिणाम के लिए आपकी बढ़त उतनी ही छोटी होनी चाहिए। 3. एक कठोर व्यक्तित्व, भविष्य के बारे में आशावादी लेकिन विक्षिप्त। आपको भविष्य में जाने से क्या रोकेगा, यह महत्वपूर्ण है। आशावाद को आमतौर पर इस विश्वास के रूप में परिभाषित किया जाता है कि चीजें अच्छी तरह से चलेंगी, लेकिन वह अधूरा है। समझदार आशावाद यह विश्वास है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं और समय के साथ चीजें संतुलित होकर अच्छे परिणाम की ओर बढ़ेंगी, भले ही कुछ भी घटित हो। बीच दुख से भरा है और वास्तव में आप जानते हैं कि यह भर जाएगा। कष्ट, आप आशावादी हो सकते हैं कि दीर्घकालिक विकास पथ ऊपर है और दाईं ओर, लेकिन उतना ही निश्चित है कि अब और तब के बीच का रास्ता भर गया है, बारूदी सुरंगों के साथ, और हमेशा रहेगा। वे दोनों चीजें परस्पर नहीं हैं।
अनन्य, यह विचार कि बास्केट केस रहते हुए भी कोई चीज लंबे समय तक लाभ प्राप्त कर सकती है। अल्पावधि में ये सहज ज्ञान युक्त नहीं है, लेकिन जीवन में बहुत सी चीजें इसी तरह काम करती हैं। द्वारा 20 वर्ष की आयु में औसत व्यक्ति लगभग आधे सिनेप्टिक कनेक्शन खो सकता है। 2 साल की उम्र में उनके मस्तिष्क में अकुशल और निरर्थक तंत्रिका संबंधी धारणा बन गई थी। रास्ते साफ हो गए हैं, लेकिन औसत 20 वर्षीय व्यक्ति उससे कहीं अधिक होशियार है। औसत 2 वर्षीय प्रगति के सामने विनाश ही नहीं है। संभव है, लेकिन अतिरिक्त से छुटकारा पाने का एक प्रभावी तरीका। कल्पना कीजिए यदि आप माता पिता होते और अपने बच्चे के मस्तिष्क के अंदर देख पाते। प्रत्येक सुबह आप अपने बच्चे के सिर में कम सिनेप्टिक कनेक्शन देखते हैं। आप घबरा जाओगे, आप कहेंगे ये सही नहीं हो सकता, नुकसान है और यहाँ विनाश। हमें हस्तक्षेप की जरूरत है, हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। परंतु आप नहीं, आप जो देख रहे हैं वह प्रगति का सामान्य मार्ग है। अर्थव्यवस्थाएं, बाजार और करियर अक्सर एक ही रास्ते पर चलते हैं, विकास के बीच। नुकसान। पिछले 170 वर्षों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन इस प्रकार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान क्या हुआ था? हम कहां से शुरू करें? 9 प्रमुख युद्ध लड़ते हुए 13 लाख अमेरिकी मारे गए। बनाई गई सभी कंपनियों में से लगभग 99.9% व्यवसाय से बाहर हो गई। 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई। फ्लू महामारी से एक ही वर्ष में 675,000 अमेरिकियों की मृत्यु हो गई। 30 अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में प्रत्येक में कम से कम 400 अमेरिकी मारे गए। 33 मंदी कुल मिलाकर 48 वर्षों तक चली। उन पूर्वानुमानकर्ताओं की संख्या जिन्होंने इनमें से किसी भी मंदी की भविष्यवाणी की थी। 0। शेयर बाजार हाल के उच्चतम स्तर से कम 102 बार 10% से अधिक गिर गया। स्टॉक ने कम से कम 12 बार अपने मूल्य का 1/3 खो दिया। 20 अलग अलग वर्षों में वार्षिक मुद्रास्फीति 7% से अधिक हो गई। आर्थिक निराशावाद शब्द कम से कम 29,000 अखबारों में छपे। गूगल के अनुसार कई बार इन 170 वर्षों में हमारा जीवन स्तर 20 गुना बढ़ा, लेकिन बमुश्किल एक दिन। निराशावाद के ठोस कारणों का अभाव था। ऐसी मानसिकता जो एक ही समय में पागल और आशावादी हो सकती है, कठिन है। बनाए रखें, क्योंकि चीजों को काले या सफेद के रूप में देखने की तुलना में कम प्रयास करना पड़ता है। बारीकियों को स्वीकार करना, लेकिन आपको लंबे समय तक जीवित रखने के लिए अल्पकालिक व्यामोह की आवश्यकता होती है। दीर्घकालिक आशावाद का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त है। जेसी लिवरमोर ने बड़ी मुश्किल से इसका पता लगाया। उन्होंने अच्छे समय को बुरे समय के अंत से जोड़ा। धनवान बनना। उसे ऐसा लगता था कि अमीर बने रहना अपरिहार्य था और वह अजेय था। लगभग सब कुछ खोने के बाद उसने प्रतिबिंबित किया, मैं कभी कभी सोचता हूं कि सट्टेबाज के लिए सीखने के लिए कोई भी कीमत बहुत अधिक नहीं है जो उसे सिर्फ फूलने से बचाएगा। बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा की गई प्रहारों का सीधा संबंध सूजे हुए सिर से लगाया जा सकता है। यह एक महंगी बीमारी है, उन्होंने कहा, हर जगह हर किसी के लिए। इसके बाद हम दूसरे तरीके पर गौर करेंगे जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी विकास